गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आज से हम इकोनॉमिक सर्वे का जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का ये क्वेश्चन या ये आंकड़े जो है आपके काम आएगा कब तक मैं बता रहा हूं, फरवरी 2026 तक। ठीक है, फरवरी 2026 तक ही ये आंकड़े आपके काम आएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, फरवरी 2026 तक ये डेटा जो है वो काम आएगा आपका। तो इस वीडियो को देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो डाटा मैं पढ़ा रहा हूं वो कब तक के एग्जाम में काम आएगा। तो 2026 तक का फरवरी 2026 तक जो भी एग्जाम होंगे उस पे ये डेटा काम आएगा, उसके बाद जो एग्जाम होंगे उसमें ये डेटा बदल जाएगा। ठीक है, तो आज अगर आप पढ़ रहे हो तो लगभग आप मान के चलो कि 10 महीने तक ये डेटा सेम यही काम आएगा, किसी भी एग्जाम को आप दिलाओगे तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसके आधार पर हम जो है पहला टॉपिक, पहला यूनिट वाइज सॉल्व करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग लेंगे कृषि का। ठीक है, और कृषि से संबंधित कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। तो संबद्ध सेवाओं में क्या क्या आ जाएगा भाई? तो कृषि तो रहेगा ही, साथ में आपका मत्स्य पालन हो जाएगा, पशुधन हो जाएगा, साथ में आपका वानिकी के भी कुछ क्वेश्चन हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो पूरा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या कितनी है और इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ना रहता है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। रेफरेंस के लिए आप कोई एक इकोनॉमिक सर्वे की बुक ले सकते हो मार्केट से, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है वो हमारे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। 450 पेज की होती है करीब, और उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, लेकिन आंकड़ों को आप वहीं से वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि कोई अगर मार्केट से आप इकोनॉमिक सर्वे का बुक ले रहे हो तो उस बुक में हो सकता है कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ठीक है, इसलिए तो छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या जो है वो है 40.10 है ना, 40.10 लाख कृषक परिवार है छत्तीसगढ़ में। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, ये एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। अब भाई ये आंकड़ा कहां से पता चला मैं बता देता हूं आपको तुरंत। देखो, इस तरह के आंकड़े पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का पेज नंबर आ जाओ आप 93। ठीक है, एक मिनट लोड हो रहा है। ये कौन सा पेज नंबर पहुंच गए हम? 150 पहुंच गए डायरेक्ट, 110। ठीक है, और नीचे आते हैं। ये देखो भाई, इकोनॉमिक सर्वे का पेज नंबर 93। अच्छा 93 नहीं, एक मिनट, कृषि एवं संबद्ध सेवा। अरे इकोनॉमिक सर्वे कहाँ गया जी? अच्छा ये रहा इकोनॉमिक सर्वे। रुकिए, ऑन हो जाने दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, किस तरह से आप इकोनॉमिक सर्वे को रीड करेंगे। ठीक है, और ये आंकड़े आपको कहाँ से मिलते हैं, कहां से देखने से, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो ये रहा आपका इकोनॉमिक सर्वे। ये देखो, पेज नंबर 106 से चालू होता है। ठीक है, पेज नंबर 106 से ये चालू हो रहा है कृषि। ये देखो, है ना, और पीछे जाओगे तो एक पेज जो है ना पीछे, ये बस टॉपिक का नाम लिखा है कि चैप्टर 7 में ये कृषि एवं संबद्ध सेवाएं जो है वो चैप्टर 7 में है। ठीक है, और ये आपका पेज नंबर, एक पेज तो खाली है, पेज नंबर 106 से चालू होता है, जिसमें कुछ कुछ बताया गया है। जैसे यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि आपको क्या अंडरलाइन करना होगा। तो एक ये अंडरलाइन करना होगा कि कृषि यंत्र केंद्रों की स्थापना 3872 कृषि यंत्र केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है।
ये याद करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 69 कृषि उपज मंडियां और 121 उप मंडियां कार्यरत है, ये आपको अंडरलाइन करना होगा। राज्य गठन के समय हमारे यहाँ 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो कि मार्च 2024 तक 21.76 लाख हेक्टेयर हो गया। और इस तरह से टोटल 8.48 लाख हेक्टेयर जो है ये अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वृद्धि हुई है। और वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता जो है वो 39.27% हो गया। तो ये एक पेज में जो ये वाला लाइन आएगा है ना, ये कौन से पेज नंबर में है बता देता हूं आपको। इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे तो ये इकोनॉमिक सर्वे का पेज नंबर है आपका 95। देखो ये 95 पेज नंबर में, ठीक है। तो 95 पेज नंबर में इसको पढ़ लेना। ये सारी चीजें अभी क्वेश्चन में आएंगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बताया कि प्रदेश में कुल कितने कृषक परिवार हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 70% जनसंख्या का जीवनयापन कृषि पर निर्भर है। और प्रदेश में कुल यहां पर आप देखो लिखा हुआ है 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 80% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। तो हमारे यहाँ कृषक परिवार कितने हुए भाई? 40.10। मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना बता रहा हूं, इसको आप इकोनॉमिक सर्वे में इतना अंडरलाइन कर लोगे। और वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 35% क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। 35% क्षेत्र, क्षमता बढ़कर अब 39 पॉइंट कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी सिंचाई जो उपलब्ध है वो 35% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ये याद रखेंगे। इससे संबंधित अभी प्रश्न आएगा वो भी बनाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना कि जो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये मैंने सिर्फ कृषि वाला का प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो कृषि वाला ही है तो पतला सा दिख रहा होगा, लेकिन इतना पतला नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से आप कृषि वाला पहला पेज के बाद दूसरे पेज में ये चीज दिया हुआ था, ऐसे मैं आपको बताते जाऊंगा कहां कहां दिया हुआ है और कहां कहां से आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में हमको ये पता चल गया इकोनॉमिक सर्वे को हमको बार बार देखना होगा, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे इसमें लोड है डायरेक्ट। जैविक खेती योजना के तहत राज्य के 5 जिलों को पूर्ण जिला जैविक जिला के रूप में विकसित करने की योजना है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित करने की जो योजना है वो 5 जिले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तब आप बता पाओगे कि इसमें से कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक आंसर तो गरियाबंद है, गरियाबंद है, ठीक है। सुकमा है, बीजापुर है। बीजापुर के बगल में क्या है भाई? नारायणपुर, ठीक है। बीजापुर के ऊपर में नारायणपुर और सुकमा के बगल में है दंतेवाड़ा। तो इस तरह से ये 5 जिले ऐसे हैं जिसको पूर्ण रूप से जैविक जिला के रूप में विकसित करने की योजना है। तो ये 5 जिला याद कर लो तुरंत, ठीक है। एक आएगा आपका गरियाबंद ऊपर, नीचे सुकमा, बीजापुर, या ऐसे बोल सकते हैं जब हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं ना, छत्तीसगढ़ का मैप, तो इस तरह से आप बनाते हो भाई, ठीक है। तो इसमें से आपका नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 4 जिले यहां पर होंगे और एक होगा गरियाबंद। तो टोटल 5 जिलों को पूर्ण रूप से जैविक जिला बनाने की क्या है भाई? योजना है। तो कौन सा नहीं आएगा इसमें? बस्तर नहीं आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? बस्तर। तो ये 5 आप नोट कर लीजिएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं लिखा रहेगा वो आपको यहां पे देखना होगा। प्रदेश की सिंचाई क्षमता लगभग कितनी है? 33, 34, 35, 36। तो अभी मैंने बताया था ना, लगभग कितने प्रतिशत है भाई? 35% है। अभी मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज दिखाया भी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 35% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये बता दो, है ना? दिख रहा होगा वैसे तो। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो राज्य शासन के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो वो योजना प्रारंभ की गई है शाकंभरी योजना, याद रखेंगे। शाकंभरी योजना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये शाकंभरी योजना,
ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो अगर स्प्रिंकलर पर राज्य सरकार द्वारा पूछे कि कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तो आपका आंसर होगा 37%। अब मन में आ रहा होगा सर इतने सारे आंकड़े कैसे याद होंगे? एक तरीका है, वो है रिविजन। ये सब का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है भाई? रिविजन ही एक तरीका है जिससे ये आंकड़े याद होते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ले लेना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016। तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगी, आप टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा। यह 2011-12 के स्थिर भाव 2011-12 में 2024-25 में कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है, आप खुद आंसर लोगे, देखना कहां से। आप इकोनॉमिक सर्वे ऑन करेंगे, ठीक है, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑन किए, आप चले गए तीसरे पेज में। ठीक है, तीसरे पेज में आप देखो, यहां पे आप देखो लिखा है फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भागीदारी में विवरण 2011-12 के स्थिर भाव के आधार पर जो योगदान है, ठीक है, जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है? तो देखो 2024-25 का पूछा है तो 9.67, 23-24 का पूछता है तो 9.95, 22-23 का पूछता है तो 10.41। लेकिन अभी कौन सा आ सकता है एग्जाम में? तो अभी ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अभी ये एग्जाम में आ सकता है, तो उसको याद रखना है कि कितना अनुमानित है, तो 9.67% अनुमानित है। तो इस तरह से आपके इकोनॉमिक सर्वे का जो बुकलेट है उसमें सारी चीजें दी हुई होती हैं, तो उसी से हमको पढ़ना होता है। पहली बार अगर पढ़ रहे होगे तो थोड़ा सा लगेगा कि इतने सारे आंकड़े कैसे याद होंगे, लेकिन जब इसको पढ़ना सीख जाओगे ना, मेरी बात मानो, एकदम मजा आ जाएगा। बताए उसके बाद आपको खुद मन करेगा कि क्या बदला है, जरा देखूं तो, है ना, क्योंकि पहली बार में ही डर लगता है। सेकंड बार आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना तो एकदम लगेगा कि हाँ ये चीजें बदल गई है। बस अब तक कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है? याद करो, स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है 3872। ये देखो आपका पेज नंबर 95 में ही दिया हुआ है, जो इकोनॉमिक सर्वे रखे हुए पेज नंबर 95 में ही दिया हुआ है कि राज्य में अब तक 3872 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य में कितने कृषि उपज मंडियां एवं उप मंडियां हैं? मैंने अभी आपको दिखाया था, इसी में लिखा हुआ है 1 2 3 चौथे लाइन पे लिखा हुआ है कि 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 121 उप मंडियां कार्यरत है। आप खुद देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे में जाकर। ठीक है, पहले पेज में ही जाओगे ना तो दिख जाएगा। ये देखो 3872 कृषि यंत्र सेवा केंद्र है ना, आप खुद देखो 3872 कृषि यंत्र सेवा केंद्र है और 69 कृषि उपज मंडियां और 121 उप मंडियां जो है ये कार्यरत है। ठीक है, अब बताओ भाई, मामला समझ में आ रहा है? देखो मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या होगा अगर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो। ठीक, चीजों को रटने से नहीं होगा, समझने से होगा। प्रदेश के नियमित कृषि उपज मंडियों को 3 चरणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है। इस हेतु कितने कृषि उपज मंडियों को चिन्हांकित किया गया है? तो याद रखना, इस योजना के लिए कुल जो है चौदह, ठीक है, कुल 14 कृषि उपज मंडियों को चिन्हांकित किया गया है। कितने? कुल 14 कृषि उपज मंडियों को चिन्हांकित किया गया है, याद रखना। ठीक है, अब इसको फिर से इकोनॉमिक सर्वे में दिखाने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। अब मैं सीधा पेज नंबर बता दूंगा, आप पेज नंबर नोट कर लेना। ठीक है, वहां जाके खुद ढूंढना, तो आपको पढ़ने की इच्छा भी होगी। धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा के अलावा कहां आदर्श मंडी स्थापित की गई है? अच्छा क्वेश्चन है। धमतरी में किया गया है, कुरुद में किया गया है, राजनांदगांव में किया गया, कवर्धा में किया गया, तो पांचवा वो जगह बताओ जहां पर आदर्श मंडी स्थापित किया गया है। चलिए, जो चीजें बता रहा हूं एकदम दिमाग में सेट करते जाना, बिल्कुल। ठीक है, प्रदेश में धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा के अलावा कहां आदर्श मंडी स्थापित की गई है? तो याद रखना है मुंगेली।
ठीक है, कहां पर? मुंगेली में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कहां की गई है? तो ये तो आपको पता है कि पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव और दूसरा फिर महासमुंद वाला है, तो पहले तो राजनांदगांव ही टिक मारोगे। नेक्स्ट, विभिन्न उद्यानिकी फसलों को उनके उत्पादन के बढ़ते से घटते क्रम में जमाइए। ठीक है, इसको भी आप जो है ना फसलों के टॉपिक में जाकर बढ़ते से घटते क्रम में जमा सकते हो और दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हो कि मैं आपको उद्यानिकी फसलों का बढ़ते से घटता क्रम बता देता हूं, तो जिन लोग पढ़ लिए उन लोग तो आंसर ले ही सकते हैं। बाकी लोगों को मैं बता देता हूं कि आपको क्षेत्रफल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, दो आधार पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर और उत्पादन के आधार पर। तो उत्पादन के आधार पर तो आप बिल्कुल सही आंसर टिक कर रहे हो, ऑप्शन आ रहा है आपका आंसर सी। उत्पादन के आधार पर सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन होता है, उससे कम फल, उससे कम मसाला, उससे कम पुष्प, उससे कम औषधि एवं सुगंधित फसल। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि औषधि और सुगंधित फसलों से ज्यादा पुष्प का उत्पादन होता है, उससे ज्यादा मसालों का, उससे ज्यादा फल का और सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको किसके क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो एक चीज जो कॉमन है वो इसी में कॉमन है कि जब आपको उद्यानिकी फसलों को बोलेगा जमाने के लिए, क्षेत्रफल बोले या उत्पादन बोले, बढ़ते से घटते क्रम में अगर जमाने बोलेगा तो ऑप्शन सी आपको आंसर लेना है। मतलब चाहे उत्पादन बोले, चाहे क्या बोले आपको, चाहे आपको क्षेत्रफल के आधार पर बोले, दोनों ही प्रश्नों में आपका आंसर सी होगा, इसको याद रखना। ठीक है, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, सब्जी, सब्जी से कम फल, उससे कम, सब्जी के बाद फल, मसाला, पुष्प, औषधि, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि, ऐसे याद रखना है। सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि, ये क्रम है बढ़ते से घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम है, मतलब नीचे जाते जाते कम होने लगेगा, क्षेत्र भी कम होगा, उत्पादन भी कम होगा। तो ऐसा बहुत कम होता है कि क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी सेम आंकड़े हों, इसमें सेम आंकड़ा है। आसान हो गया, क्षेत्रफल के लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ एप्लीकेशन में अपलोड है। ठीक है, अभी बता दूंगा कहां पर है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने विकास खंड भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में आते हैं? अब ये सब जो है ना आसान क्वेश्चन है, इसके लिए बार बार इकोनॉमिक सर्वे मैं खोल के दिखाने लगूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, पता है। वो आप इकोनॉमिक सर्वे मैंने बताया ना कैसे, जहां जहां पर जरूरत है ना वहां पर मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है। बाकी आप इकोनॉमिक सर्वे को जब पढ़ना चालू करोगे आपको खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 122। ठीक है, 122 भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में आता है, वो 122 है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये पार्ट है आपके सिलेबस का, आपके एग्जाम का, लेकिन आप इसको ऐसा मत सोचो कि एडीओ में ग्रामीण विकास आजीविका पूरा यहीं से कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रामीण विकास आजीविका में और भी टॉपिक हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे से आपके आंकड़े जरूर कवर होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से आपके आंकड़े जरूर कवर होंगे। प्रदेश में सतही जल और भूगर्भीय जल की मात्रा कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में जो सतही जल है और भूगर्भीय जो जल है उसकी मात्रा है, पहला ऑप्शन 48,296, ये सतही जल है, और भूगर्भीय जल जो है वो 11,630 मिलियन घन मीटर है, और वो 48,996 मिलियन घन मीटर है। तो सतही जल इतना है और भूगर्भीय जल इतना है, तो इसका आंसर आएगा, प्रदेश में सतही जल और भूगर्भीय जल पूछेगा तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 48,296 वो सतही जल है, 11,630 ये जो है ये भूगर्भीय जल की मात्रा है, ये भी दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। राज्य निर्माण के पश्चात, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, राज्य निर्माण के पश्चात 2024 तक कुल कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वृद्धि हुई है? तो आ जाओ भाई इकोनॉमिक सर्वे में, और यहीं पे लिखा हुआ है, देखो लिखा है मार्च 2024 की स्थिति में अगर देखा जाए, मार्च 2024 की स्थिति में अगर देखा जाए तो टोटल 21.76 लाख हेक्टेयर
हो गई है सिंचाई क्षमता क्षेत्र, और वृद्धि पूछेगा तो टोटल बढ़ा कितना है, तो इतना हेक्टेयर बढ़ा है, क्योंकि राज्य गठन के समय इतना हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता था। तीनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। जब हमारा राज्य का गठन हो रहा था तब 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी। मार्च 2024 की स्थिति में 21.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। तो इस प्रकार कितना बढ़ा, तो 8.48 लाख हेक्टेयर बढ़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि मार्च 2024 की स्थिति में, ये वाले ऑप्शन को काट देते हैं, 8.48 लिखते हैं, 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। हेक्टेयर की वृद्धि पूरा लिखना। ठीक है, यहां पर पूछा है कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि पूछा तो 8.48 लाख, और अगर बोलेगा कि है कितना, सिंचाई क्षमता का क्षेत्रफल कितना है, तब 21.76 लाख हेक्टेयर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझना। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे में देखकर आप समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ में जो है राज्य गठन के समय 13 दूनी 26 होता है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं तो 13-26 होता है। 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी, जो बढ़कर अब इतना हो गया है। कितना बढ़ा है, तो यही क्वेश्चन आया था अभी, यही क्वेश्चन था कि कितना बढ़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सुधारेंगे, सुधार के अपलोड करूंगा ना अभी इसका पीडीएफ फाइल। क्वेश्चन नंबर 16 को सुधारना है। ठीक है, वर्तमान में कितने वृहद मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना है, तो वर्तमान में कुल वृहद जो है वो 8 वृहद परियोजना। ठीक है, 8 जो है वो वृहद परियोजना है। इसके अलावा 38 मध्यम और 2514 जो है वो लघु सिंचाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है आपको, मैं रुको बता दे रहा हूं कौन से पेज में। ठीक है, ये ना देखो पेज नंबर 113 में, इकोनॉमिक सर्वे के पेज नंबर 113 में है। ठीक है, ये देखो अभी कौन से पेज नंबर पे हम लोग, 95 ना। चलो पेज नंबर 113, ये मेरे को इसलिए दिखाना पड़ रहा है ना ताकि आप सीख सको इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना। क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अब छत्तीसगढ़ का कोई बुक खरीद के रखे हैं हम, अब वो अगले साल क्या है उसका एडिशन चेंज हो जाता है। तो एडिशन चेंज होने का मतलब बुक चेंज हो गया ऐसा नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े चेंज होते हैं, वो भी भूगोल में पूरा चेंज नहीं होता है, सिर्फ कृषि उद्योग खनिज ऊर्जा परिवहन बस इतना ही चेंज होता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार नया बुक खरीद लेते हैं, लेकिन वो नया बुक हमको नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना सीख लें तो उस बुक से ज्यादा हमको नॉलेज हो जाएगा, है ना। जो भी हम छत्तीसगढ़ की बुक रखें उससे ज्यादा हमको नॉलेज होगा अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना सीख लें। ठीक है, चलो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि राज्य निर्माण के समय हमारे यहाँ 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई परियोजना थी, लेकिन अभी जो है निर्मित या निर्माणाधीन में मतलब बन चुके हैं या बन रहे हैं तो कुल 8 वृहद, 38 मध्यम और 2514 लघु सिंचाई परियोजना है, 30 नलकूप योजना है, 897 स्टॉप डैम या फिर एनीकट है, जिसमें से 4 वृहद, 0 मध्यम और 365 लघु सिंचाई योजना तथा 1 नलकूप योजना और 292 निर्माणाधीन है। मतलब मध्यम वाला 0 हो गया, मतलब मध्यम वाला 38 पूरा बन चुका है, वृहद वाला 8 में से 4 निर्माणाधीन है, मतलब 4 बचा हुआ है, 2514 लघु सिंचाई परियोजना है उसमें से 365 बचा हुआ है। ये आसान है याद करना, 365 दिन होते हैं, ठीक है, एक साल में, तो 365 ही बचे हैं। और नलकूप 30 में से 1 बचा है बनना,
और एनीकट 897 में से 292 बनना बाकी है। तो ये आप इकोनॉमिक सर्वे के 113 नंबर के पेज से देख सकते हो, खुद वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, क्या हो गया भाई, ऑनलाइन वालों को समस्या? कौन सा बुक है? बुक नहीं है भाई, ये इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसी से हमको ये सारे आंकड़े मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, हम कोई भी बुक खरीदे हैं इकोनॉमिक सर्वे का या छत्तीसगढ़ का, उसमें कई बार आंकड़े पुराने होते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, नए आंकड़ों के लिए नया बुक खरीद लेते हैं, पर नया बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी आंकड़ों को अपने उसी बुक में सुधार सकते हो और इसमें आपको ज्यादा ही नॉलेज मिलेगा। ऐसा है, जितना एक बुक में ये आंकड़े कैसे फिट हो सकते हैं, समझो, एक बुक में नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई भी छत्तीसगढ़ का बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, ठीक है, किसी भी एकेडमी का हो, चाहे हमारा ही नोट्स क्यों ना हो, अगले साल उसमें सिर्फ चीजें जो चेंज होंगी वो बदलेंगी, कृषि, वन, उद्योग, खनिज, परिवहन, ऊर्जा, यही वाला टॉपिक, बस आंकड़े बस बदलते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, बाकी ना इतिहास बदलेगा, ना जनजाति बदलेगा, ना पंचायती राज बदलेगा। ठीक है, प्रशासन तो करंट अफेयर का चीज है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। आगे मामला समझ में कि वर्तमान में कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो 8, 38, 2514। 8 में से 4 बनना बाकी है, 38 में से 38 बन चुका है, 2514 में से 365 बनना अभी बाकी है, निर्माणाधीन है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है भाई ऑनलाइन वालों, बताओ इकोनॉमिक सर्वे जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि नहीं इकोनॉमिक सर्वे? वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं आप लोगों के लिए। अरपा भैंसाझार परियोजना के तहत कोटा बिल्हा और तखतपुर विकास खंड के 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। ये विकास खंड किस जिले में है? तो ये सारे विकास खंड आप जानते हो कहां है भाई, बिलासपुर में है। तो इससे एक क्वेश्चन और याद रखना कि इन तीनों विकास खंड के कितने ग्राम लाभान्वित होंगे भाई, 102 ग्राम। एग्जाम में आ सकता है कि अरपा भैंसाझार परियोजना के तहत कितने गांव लाभान्वित होंगे, तो आंसर लेना है आपको 102। इतना आंकड़ा बुक में कैसे दिया रहेगा? ठीक है, बुक में नहीं दिया रहता, इकोनॉमिक सर्वे से हमको पढ़ना होता है। दूसरा और एक आसान तरीका बताता हूं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ठीक है, हमारा जो युवा एकेडमी का ऑब्जेक्टिव सीरीज है, जान रहे हो एप्लीकेशन में है हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज का कोर्स, उस ऑब्जेक्टिव सीरीज के कोर्स में ये पूरे आंकड़े अपलोड होंगे। जितना आपको पढ़ना है उतना ही, इकोनॉमिक सर्वे को पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से कितना पढ़ना है वो अपलोड रहेगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो कि कितना पढ़ना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है हमारा एडीओ का है, उसमें भी मिल जाएगा, ये परिचारक का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है उसमें भी मिल जाएगा, सीजी पुलिस का है या एसआई का ऑब्जेक्टिव सीरीज है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस है ना, जिसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस है वो सब के ऑब्जेक्टिव सीरीज, एडीओ ऑब्जेक्टिव का जो कोर्स है उसमें भी मिल जाएगा, परिचारक ऑब्जेक्टिव के कोर्स में भी मिल जाएगा, सीजी पुलिस के ऑब्जेक्टिव कोर्स में भी मिल जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव का कोर्स अलग से इसीलिए बनाया गया है ताकि ये सब आंकड़ों को क्या किया जा सके, अपडेट किया जा सके। केलो परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे, बताइए, केलो परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? रायगढ़, बिलासपुर, रायगढ़ और बिलासपुर तो टच ही नहीं होता है, तो वो तो होगा ही नहीं। महासमुंद की तरफ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बीच में सारंगढ़ आ जाएगा। मुंगेली की तरफ जाएगा नहीं, तो बचा क्या, यही, ये तो एलिमिनेट मेथड से बन गया कि केलो परियोजना के तहत रायगढ़ और जांजगीर जिले लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जल संसाधन में जब आप केलो परियोजना पढ़ोगे ना, तो उस केलो परियोजना में लिखा हुआ है, बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। केलो परियोजना में लिखा हुआ है कि यहां से टोटल, है ना, कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र, केलो परियोजना से याद रखना 175 ग्राम लाभान्वित होंगे। जैसे अरपा भैंसाझार से 102 गांव लाभान्वित हो रहे थे, वैसी केलो परियोजना से 175 ग्राम लाभान्वित होंगे, जिसमें रायगढ़, खरसिया, सरिया और चंदरपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। रायगढ़, खरसिया, सरिया और
चंदरपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है और इसकी सिंचाई क्षमता जो है वो 22,810 हेक्टेयर है। ये भी नोट कर लेना भाई, इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 22,810 हेक्टेयर है ना। और ये जून 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये परियोजना, केलो परियोजना कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जून 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है सिद्ध बाबा जलाशय। ये योजना जो है ये परियोजना बनाई जा रही है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो है ना, उसका छुई खदान विकास खंड है ना, वहीं पर लमती नदी पर। ठीक है, तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो जिला है, खैरागढ़ जिले में छुई खदान के पास जो लमती नदी है उस पे सिद्ध बाबा लघु जलाशय बनाया जा रहा है। ठीक है, 2022 में इसको स्वीकृति मिली थी, याद रखना। इसमें खैरागढ़ के 19 गांव और 885 हेक्टेयर इसके क्षमता होगी। और बेमेतरा भी आएगा इसमें, बेमेतरा का साजा विधानसभा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और एक टोटल 1840 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मिलेगा इससे। तो ये सिद्ध बाबा जलाशय वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिद्ध बाबा जलाशय जो है ये इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो लमती नदी कहां पर? छुई खदान में, है ना। लमती नदी छुई खदान तहसील पे, तो ये याद रखना साथ में। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। इससे कुल 42,625, ये याद रखिएगा, 42,625 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इन 3 योजनाओं के नाम शामिल है, याद रखना, मनी, खा, के। मनी से मनियारी, ठीक है, मनी से मनियारी, खा से खारंग और के से केलो। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो अरपा भैंसा झार जो है वो शामिल नहीं है, याद रखना। 3 जो शामिल है, बढ़िया है, पैसा खाओ बढ़िया, मनी, खा के, ऐसा कोड याद रखना, मनियारी, खारंग और केलो, याद रखना, मनियारी, खारंग और केलो, तीनों याद रखना भाई। मनियारी, खारंग और केलो। चलो यहां तक का मामला समझ में आ गया। राज्य में शिवरी नारायण, समौदा, मिरौनी, बसंतपुर, कलमा, साराडी बैराज किस नदी पर है? तो ये सब औद्योगिक बैराज बनाए गए हैं किस पर? महानदी पर बनाए गए हैं। ये सब औद्योगिक बैराज किस पर बनाए गए हैं? तो महानदी पर बनाए गए हैं, जिसमें शिवरी नारायण और बसंतपुर ये जांजगीर चांपा जिले में आएगा, समौदा रायपुर में आएगा, कलमा, मिरौनी, साराडी शक्ति जिले में आएगा। कलमा, मिरौनी, साराडी कहाँ आएगा? शक्ति जिले में। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, राज्य में पशुधन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी स्थिर भाव पर 2011-12 में 2024-25 में 2011-12 के अनुसार 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किसको पढ़ा था? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि फसल क्षेत्र का कितना है। तो फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में जो योगदान है वो 9.67% अनुमानित है। वैसी फसल क्षेत्र का 9.67%। अभी यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा रिपीट करते हैं चीजों को, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो याद रखना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन फसल के लिए पूछता है तो क्या आंसर लेते हैं? तो 9.67% लेते, लेकिन सेम क्वेश्चन पशुधन के लिए पूछा है तो आंसर आएगा 1.77%। इकोनॉमिक सर्वे के पेज नंबर बता दे रहा हूं कहां दिया हुआ है, आप जाकर खुद देख सकते हो। ये पेज नंबर दिया हुआ है आपका 117 में, पहले ही पेज में दिया है। पशुधन वाले टॉपिक जो चालू हो रहा है ना, उसी में दिया है पहले पेज में। 1.77% अनुमानित है। 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार गौवंशीय और भैंसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या कितनी है? चलो अब वो वाला पेज नंबर 117 लाकर अब मैं आपको ये दिखा देता हूं। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? ठीक है, तो गौवंशीय और भैंसवंशीय प्रजनन योग्य मादा पशुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखो इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन है। कैसे? तो पेज नंबर आ जाओ आप 117 पे। ये देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया कि जो
पशुधन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी 1.77% है, यहां पर भी दिया होता है और यहां पर भी दिया होता है, मतलब ये डायग्राम में भी दिया होता है। देखो 2019-20 में क्या था, 2020-21 में क्या था, वैसे 2024-25 में क्या रहा। तो जैसे फसल का 9.67% रहा, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं ना तो मेरे को याद हो रहा है, वैसे आप भी बार बार टाइप करोगे या बोलोगे तो याद होगा। ठीक है, फसल क्षेत्र का 9.67%, तो वैसे पशुधन का 1.77% ये दिया हुआ है यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखो 20वीं पशु संगणना, ठीक है 20वीं पशु संगणना 2019 में जो हुआ था, इसमें गौवंशीय और भैंसवंशीय प्रजनन योग्य मादा पशुओं की संख्या 36.75 लाख है। वो अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा आपको, अंडरलाइन करना पड़ेगा। बताओ भाई, आ रहा है समझ में? चलो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं बताने लायक हो तो। ये बताने लायक, राज्य में पक्षी धन कितना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1.59 करोड़ पशुधन है और 1.87 करोड़ कुक्कुट और बतख पक्षीधन है। याद रखना 1.59 करोड़ जो है वो क्या है भाई, पशुधन, और 1 पॉइंट, याद रखेंगे 1.87 करोड़ कुक्कुट और बतख, या बोल सकते हो पक्षीधन है। ठीक है, चलो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36.75 लाख क्या है भाई, पशुओं की संख्या है। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीन बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा रायपुर और रामपुर ठाठापुर में की जाएगी। तो सरोरा में बकरी प्रजनन क्षेत्र है, खोला जाएगा, और रामपुर ठाठापुर में बकरी प्रजनन क्षेत्र खोला जाएगा। तो ये रामपुर किस जिला में स्थित है, वैसे ही आपको सुकर का याद करवा दूंगा। ठीक है, इसका तो हो गया, ये तो हो ही जाएगा। देखो सेम चीज ना आपके पेज नंबर 117 में दिया हुआ है और ये चीज पेज नंबर 118 में दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है, आप पीडीएफ में रीड कर सकते हो। तो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा रायपुर और रामपुर ठाठापुर, ये जो है ये कबीरधाम जिला में है। तो बकरी प्रजनन के लिए 2 जिला याद रखना, रायपुर और कबीरधाम, रायपुर का सरोरा और कबीरधाम का रामपुर ठाठापुर। और यहीं पर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पलट कर आ जाए सुकर के लिए, तो पेज नंबर 118 पे आ जाओ भाई। देखो बकरी के लिए, बकरी विकास के लिए देखो लिखा हुआ है, लिखा है ये देखो बकरी के लिए लिखा हुआ है ग्राम सरोरा जिला रायपुर, और ये बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये करंट का भी क्वेश्चन हो गया, आपके इकोनॉमिक सर्वे का भी क्वेश्चन हो गया भाई, समझ रहे हो। अब इसको बुक में ढूंढने की क्या जरूरत है जब डायरेक्ट दिया हुआ है। आप पशुधन वाला टॉपिक ऐसा मत समझो कि इकोनॉमिक सर्वे में हम ढूंढ नहीं पाएंगे, आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि टॉपिक वाइज जैसे एक बुक होता है ना, वैसी टॉपिक वाइज सब दिया है। कृषि, जल संसाधन, मत्स्य पालन, वानिकी, उद्योग, खनिज, पशुधन, ये सब टॉपिक वाइज दिया हुआ है बिल्कुल, और नए पेज से, बिल्कुल नया पेज से चालू होता है। बहुत पेज है भाई इनके पास, नया पेज से चालू कर करके तो 450 बुक, 450 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, पर पूरा नहीं पढ़ना होता। और ये देखो सुकर के लिए अगर पूछेगा ना तो इसको भी 2 जिले याद रखना, एक आप अंबिकापुर याद रखना और एक याद रखना जगदलपुर। अंबिकापुर का सकालो और जगदलपुर का परचनपाल, ये सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र यहां खोला जाएगा। ठीक है, क्या खोला जाएगा भाई, सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र। ठीक है, याद रखेंगे सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र।
ठीक है, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा हमारे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बकरी रामपुर ठाठापुर याद रखना, कबीरधाम जिले में। एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? चलो बता दो भाई, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? देखते हैं क्या आंसर लेते हो। बताया तो जी, डेटा कैसे याद होगा? डेटा ऐसे याद होगा जब आप चीजों को समझने का कोशिश करोगे, आप बार बार चीजों को क्या करोगे, याद करोगे, तब तो डेटा याद होगा। ऑटोमेटिक अपने आप कैसे डेटा याद हो जाएगा भाई, बताओ। तो याद रखना, प्रतिदिन के हिसाब से 193 ग्राम, 193 ग्राम उपलब्ध है। ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से कितना भाई? तो प्रतिदिन के हिसाब से 193 ग्राम उपलब्ध है। एक 193 ग्राम दूध। ठीक है, अगर अंडे पूछेगा तो अंडे को याद रखना 78, 78। ठीक है, दूध पूछेगा तो 193 ग्राम, और अंडा पूछेगा तो 78। ठीक है, दूध पूछेगा तो 193 ग्राम प्रतिदिन, और अगर अंडा पूछेगा तो अंडा याद रखना 78 प्रति वर्ष। एक दिन में अगर 78 अंडा एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा तो खा पाएगा क्या? नहीं। समझ रहे हो, इतना अंडा का करेंगे ही क्या? तो 78 एग्स ईयरली। ठीक है, और वैसे ही अगर आपको मास पूछेगा तो 1.9 kg है ना, 1.9 kg ये याद रखना। ठीक है, 1.9 kg प्रति वर्ष। अब हर कोई मांस तो खाता नहीं। ठीक है, तो अंडा और मांस जो है प्रति वर्ष के हिसाब से, दूध जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से, एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण के अनुसार। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण के अनुसार प्रति वर्ष वार्षिक मांस की उपलब्धता कितने किलोग्राम है? अभी बताया हूं भाई, चलो गलत नहीं होना चाहिए, अभी बताया हूं। ठीक है, क्वेश्चन भी तुरंत ही आ गया कि प्रति वर्ष वार्षिक मांस की उपलब्धता कितने किलोग्राम है? तो ये है 1.900 है ना, 1.9 किलोग्राम। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2.03 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में कितने प्रतिशत में मछली पालन विकसित किए जा चुके हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य गए 2.3, आंसर लेंगे 2.032 जल क्षेत्र का इसमें से 1.9676 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन विकसित किया जा चुका है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 97.24% है। ये पेज नंबर 127 में दिया हुआ है। देखो, बस पेज नंबर 127 में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को आंकड़े को अंडरलाइन कर देना है। मतलब एक पेज में एक या दो आंकड़े ही पढ़ने होते हैं, ऐसा मत सोचो कि इकोनॉमिक सर्वे में पूरा ही पढ़ना होता है। पेज नंबर आ जाओ भाई 127। अब देखो, इस 127 नंबर के पेज में हम क्या क्या डील करेंगे, है ना?
क्या टिक करेंगे देखते हैं। ये देखो भाई, ये पेज नंबर 127 है जो मत्स्य विकास करके टॉपिक दिया हुआ है। बिल्कुल टॉपिक वाइज सब कुछ दिया रहता है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस पेज में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो मत्स्य विकास है इसमें मछली पालने के लिए 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। इसको आप क्या कर लोगे भाई, पहले अंडरलाइन कर लोगे, जिसमें से 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 97.24% है। ये अंडरलाइन करोगे, और इसका मछली उद्योग का जीडीपी में योगदान जो है वो 2.41% अनुमानित है, 2.41% अनुमानित है। तो पेज नंबर 127 में से ये देखो, इतना बड़ा पेज, इतना भरा भरा लिखा हुआ है, सिर्फ 1, 2, 3 और 4, ये 4 आंकड़ों को ही पढ़ना है। जब भी आप पलटाओगे सिर्फ 4 आंकड़ों को पढ़ोगे, ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर इसके बाद वाले पेज में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो सब उतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर फिर योजनाओं के बारे में जो दिया हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन कहाँ गया भाई हमारा, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है। तो राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में है 1,41,27,219 हेक्टेयर। याद रखेंगे, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर हेक्टेयर में पूछेगा, ठीक है, 2023-24 के अनुसार, तो आपको आंसर लेना होगा। क्या आंसर लेना होगा भाई, तो दिख रहा है आपको सामने ही, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो 1,41,00,000 1,41,27,000 219। ठीक है, सही है आंकड़ा। वेरीफाई करना पड़ता है ना भाई इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, इसलिए वेरीफाई करके आंसर टिक करता हूं, ताकि आप सही आंकड़ा याद करो सीधा। जिलेवार फसलों का कुल एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बढ़ते से घटते क्रम में सही है। तो कुल और शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है इसमें बढ़ते से घटते क्रम, सबसे ज्यादा कहां क्षेत्रफल में बोया गया है और सबसे कम, चलो आंसर क्या लोगे बताओ। दोनों एक साथ पूछेगा तो आंसर नहीं ले पाएंगे, या तो कुल का पूछना चाहिए या शुद्ध का पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, इसको भी सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 29, ये दोनों सुधारना है। ठीक है, चलो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल राज्य में 2023-24 के हिसाब से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सबसे ज्यादा रहा महासमुंद में, उसके बाद जसपुर में, उसके बाद बेमेतरा में और फिर बलौदाबाजार में। लेकिन यही कुल बोया गया क्षेत्र पूछता तब आपको बेमेतरा, कबीरधाम, महासमुंद और राजनांदगांव ऐसे याद रखना होता। अगर आपको कुल वाला पूछता, ठीक है, अगर आपको कुल वाला पूछता तो कुल बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो फसल बोए हैं वो बेमेतरा में सबसे ज्यादा बोए हैं, उसके बाद कबीरधाम, महासमुंद, राजनांदगांव। बेमेतरा, कबीरधाम, महासमुंद और राजनांदगांव। तो दो तरह से प्रश्न बनता है इसमें, है ना, इकोनॉमिक सर्वे में जाके आप देख भी सकते हो। बढ़ते से घटते क्रम में दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वो महासमुंद में सबसे ज्यादा रहा, फिर जसपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार। इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं यहीं से नोट कर लो। अगर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल पूछेगा तो महासमुंद के बाद जसपुर, बेमेतरा,
बलौदाबाजार। और अगर कुल बोया गया क्षेत्र में ऐसे पूछेगा बढ़ते से घटते क्रम, तो बेमेतरा, कबीरधाम, महासमुंद और राजनांदगांव, ये याद रखेंगे। ठीक है, और दोनों ही केस में न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम सबसे कम बोया गया क्षेत्रफल किस जिले में। एक क्वेश्चन जो कॉमन है वो है सबसे कम बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला, कुल या शुद्ध दोनों में। आंसर आएगा सबसे कम, अगर कुल में भी पूछेगा या फिर आपका शुद्ध वाले में पूछेगा, आपको आंसर लेना है नारायणपुर। आंसर क्या लेना है आपको? नारायणपुर। ये तीन चीज अगर रख लो ना तो आपको बड़े बड़े जो ग्राफ है ना वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर ये तीन चीज आप नोट कर लो तो, कि 2023-24 में फसलों का जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो बढ़ते से घटते क्रम में क्या है, तो महासमुंद, जसपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, ये याद रख लेना एक। दूसरा, अगर कुल बोया गया क्षेत्र बोला तो कुल बोया गया क्षेत्र में बेमेतरा, कबीरधाम, महासमुंद और राजनांदगांव, ये बढ़ते से घटते क्रम है। दोनों ही कंडीशन में कॉमन पॉइंट ये है कि सबसे कम बोया गया क्षेत्र, चाहे वो कुल वाला हो चाहे शुद्ध वाला हो, दोनों में ही आंसर आपका नारायणपुर है। ए लो भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लिए, ले सकते हो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो तुरंत लिख लोगे तो याद भी हो जाएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र में महासमुंद, जसपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, ये याद रखना है। कुल बोया गया क्षेत्र में बेमेतरा, कबीरधाम, महासमुंद, राजनांदगांव, ये याद रखना है। और सबसे कम बोया गया क्षेत्र, चाहे कुल पूछे चाहे शुद्ध पूछे, आपको आंसर लेना है नारायणपुर। आपको आंसर क्या लेना है? नारायणपुर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जो 2023-24 में प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा से कम की ओर सही क्रम बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा से कम की ओर, तो पहले आप क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ लो, उसके बाद आप पढ़ोगे किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा फसलों का जो क्षेत्रफल है वो धान का ही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा धान का होता है, उसके बाद चना, चना के बाद गेहूं, गेहूं के बाद तिवड़ा और तिवड़ा के बाद मक्का। धान, चना, गेहूं, तिवड़ा और मक्का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप, ये चीज आप इसी से याद करोगे, क्वेश्चन से ही याद करोगे, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर क्रम जो है वो धान के बाद चना का है, फिर गेहूं का है, फिर तिवड़ा का है, फिर मक्का का है। लेकिन सिर्फ आपको अगर ये बोलता कि अनाज फसलों का बताइए, ठीक है, तो धान के बाद गेहूं, मक्का, कोदो, कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार और जौ होता, और उत्पादन के आधार पर धान के बाद मक्का आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर धान के बाद गेहूं आता है, क्षेत्रफल के आधार पर धान के बाद गेहूं आता है, उत्पादन के आधार पर अनाजों का धान के बाद मक्का आता है। और यही क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है कि उत्पादन के आधार पर पूछा है, ये डिसाइड करना होता है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा तो अनाज वाला पूछ रहा है कि ओवरऑल पूछ रहा है। जैसे यहां पर ओवरऑल पूछ रहा है, ओवरऑल में धान के बाद चना आएगा, लेकिन अनाज पूछेगा ना तो धान के बाद गेहूं आएगा। अगर उत्पादन पूछेगा तो धान के बाद मक्का आएगा, मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन में कराऊंगा, आगे चल के और भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल में क्षेत्रफल के आधार पर धान के बाद चना है, चना के बाद गेहूं, तिवड़ा और मक्का है। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे से इसको छांटना पड़ता है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट नहीं दिया होता है, इसका ग्राफ दिया होता है और ग्राफ से आंकड़ों के आधार पर छांटना पड़ता है। ठीक है, उत्पादन, उत्पादन के आधार पर बताइए। देखो क्षेत्रफल के आधार पर अभी आपने बना लिया, अब बता दो आप उत्पादन के आधार पर। तो अभी जो मैंने आपके दिमाग में सेट किया कि क्षेत्रफल के आधार पर धान के बाद आपको गेहूं लेना होता है, ठीक है, लेकिन जब उत्पादन के आधार पर पूछे तो धान के बाद मक्का लेना होता है। लेकिन एग्जामिनर तो इस चीज को समझ जाएगा ना कि आप तो, आपको कोई ना कोई पढ़ा चुका है कि धान के बाद मक्का, उत्पादन के आधार पर धान के बाद मक्का टिक मार देना। लेकिन देखो एग्जामिनर क्या किया है, धान के बाद आपको मक्का 3 ऑप्शन में दे दिया है। तो अब समझना है कि छत्तीसगढ़ में मक्का के बाद तिवड़ा ज्यादा होता है, गेहूं ज्यादा होता है कि चना ज्यादा होता है, और उस आधार पर आपको आंसर लेना होगा। समझ रहे हो, मतलब 2 पॉइंट से यहां पर आंसर नहीं बनेगा। डी लॉक कर दूं? गलत हो गया भाई, डी। उत्पादन पूछेगा तो धान के बाद
मक्का आएगा। अब एग्जाम में यही मामला फंसेगा कि धान के बाद मक्का है और मक्का के बाद उत्पादन किसका ज्यादा होगा, तिवड़ा का होगा? नहीं। अब गेहूं और चना में सोचो कि हमारे यहाँ गेहूं ज्यादा उत्पादन करते होंगे कि चना का ज्यादा उत्पादन होता होगा। आप देखो चना का क्षेत्रफल और गेहूं का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्या ज्यादा होता होगा बताओ? ऑप्शन सी गलत। धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद कोदो कुटकी और उसके बाद जौ, जौ के बाद फिर आगे आप आंकड़ों समझोगे, लेकिन ये आपको याद रखना है। उत्पादन के आधार पर धान के बाद मक्का आता है, ये पढ़ना है। मक्का के बाद गेहूं को पढ़ना है, ठीक है। धान के बाद मक्का और मक्का के बाद आपको पढ़ना है गेहूं, ठीक है। ये याद रखना, ये 3 क्रम याद रखना, उत्पादन के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। यही लिखा हुआ है, धान के बाद चना, चना के बाद गेहूं, ठीक है। धान के बाद चना, चना के बाद गेहूं, ये 3 याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। उत्पादन को समझ लेना भाई अच्छे से, नोट करते चलोगे तो अच्छी बात है। प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में औसत उत्पादन धान का कितना है? तो धान का प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम औसत उत्पादन है, मतलब 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम धान का उत्पादन होता है औसतन छत्तीसगढ़ में? तो ये होता है 2541 किलोग्राम, ठीक है। 2541 किलोग्राम धान का, सबका याद कर लो। धान का 2541 केजी, गेहूं का 1393 केजी, ज्वार का 962 केजी, मक्का का 3123 केजी और चना का 821 केजी होता है, ठीक है। तो 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में प्रति हेक्टेयर कितने केजी औसतन उत्पादन होता है? तो धान जो है प्रति हेक्टेयर 2541 केजी औसतन, गेहूं 1393 केजी प्रति हेक्टेयर औसतन, 962 केजी ज्वार प्रति हेक्टेयर औसतन, 3123 मक्का का याद करना और चना का 821 केजी औसतन। तो औसत वाले में सबसे ज्यादा औसतन किसका उत्पादन होता है? तो आप देखो खुद यहां से आप आंसर ले सकते हो। औसतन अगर पूछा तो औसतन सबसे ज्यादा, देखो खुद ही समझ जाओगे कि 1 हेक्टेयर में जहां 2541 केजी धान हो रहा है, तो वहीं 1 हेक्टेयर में मक्का जो है वो कितना हो रहा है भाई? तो मक्का आपका हो रहा है 3123। तो इसका मतलब मक्का जो है ज्यादा होता है, 1 हेक्टेयर में मक्का ज्यादा उत्पादन होता है धान के मुकाबले। छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो हमारे यहाँ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार, ये तीनों जो है कृषि जलवायु प्रदेश है। 3 तरह से बांटा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो 49.48% आता है, 49-48। बस्तर का पठार 28.62% के साथ और उत्तर पहाड़ी क्षेत्र सबसे कम है 20.86%। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के 3, ठीक है। ये क्या है भाई? कृषि जलवायु क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो ये शामिल है, ये शामिल है और ये शामिल है। रायपुर का मैदानी क्षेत्र वो छत्तीसगढ़ के मैदान में ही आ जाएगा, तो वो आंसर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? चलो भाई फटाक से इसका आंसर बता दो। छत्तीसगढ़ को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताओ भाई आंसर आराम से। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि कुल 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म को 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान मतलब जीआई टैग मिला? तो आप जानते हो दुबराज को 2021 में जीआई टैग मिला। किसको?
दुबराज को 2018 में जीरा फूल को मिला था। ठीक है, 2018 में जीरा फूल को मिला था और 2021 में दुबराज को। तो जीरा फूल को 2018 में मिल चुका है। ठीक है, धान की किस्म है, ये धान की दूसरी किस्म है दुबराज जिसको मिला। ठीक है, इसके अलावा और किसको जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ में 5 हस्तशिल्प उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में याद रखना 5 हस्तशिल्प उत्पाद को भी 5 हस्तशिल्प उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है। कौन कौन सा है? तो बस्तर का ढोकरा कला, बस्तर का ढोकरा, ये ढोकला मत पढ़ लेना बे, ढोकरा कला। दूसरा जांजगीर, जान रहे हो जांजगीर जिला, चांपा का सिल्क साड़ी, चांपा के साड़ी, चांपा के सिल्क साड़ी, इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगला, बस्तर डोकरा लोगो, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, बस्तर का ढोकरा लोगो को भी मिला है, जो उन लोगों का लोगो है। इसके अलावा बस्तर वुडन क्राफ्ट को भी मिला है जीआई टैग। इसके अलावा बस्तर आयरन क्राफ्ट को भी मिला है। तो ये 5 आप याद रखना कि ये 5 हस्तशिल्प उत्पाद को जीआई टैग मिला है और 2 जो धान की किस्म है उसको भी मिला है। ठीक है, एक जीरा फूल को 2018 में और दुबराज को 2021 में जीआई टैग मिला है। 2 कृषि उत्पाद, कौन कौन से कृषि उत्पाद? जीरा फूल और नगरी दुबराज, ये याद रखेंगे। ठीक है, बताओ भाई ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना? ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। बताओ किसी प्रकार का ओवरलोड तो नहीं हो रहा है? ये दुबराज को याद रखना, इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है दुबराज को। क्या कहा जाता है भाई? दुबराज जो चावल है इसको छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का बासमती कौन से चावल को कहा जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? दुबराज, है ना, नगरी दुबराज याद रखना, नगरी दुबराज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थल सिहावा जिले का नगरी वाला तहसील है ना, इसीलिए सिहावा धमतरी जिले का जो नगरी है ना, नगरी वाला क्षेत्र, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो याद रखना नगरी दुबराज जो है ना, नगरी दुबराज ये छत्तीसगढ़ का बासमती है। कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है इसमें से? तो चावल की एक किस्म नहीं है, कौन सा? अरपा। अगर अरपा नाम और बिलासा नाम सुन लो, अरपा, बिलासा, ठीक है, रतन, कनिष्क, सरबती, तो याद रखना ये सब जो है गेहूं की किस्म है। ठीक है, बिलासपुर में बिलासा, अरपा, रतनपुर से रतन याद रखना। ठीक है, बिलासपुर से बिलासा, अरपा नदी से अरपा, रतनपुर से रतन, कनिष्क, सरबती, ये 5 नाम याद रखना। अगर वो आ जाए तो याद रखना वो चावल की किस्म नहीं होंगे, क्योंकि अरपा 503 गेहूं की किस्म है। 5 नाम याद रख लो जैसा मैं बता रहा हूं। बिलासपुर आओ, बिलासा, रतनपुर है यहाँ तो रतन, और अरपा नदी है अरपा, सरबती और कनिष्क, है ना, कनिष्क। ठीक है, ये 5 याद रखना, ये गेहूं की किस्म है। बिलासा 5005, बिलासा 5005, अरपा 503 और रतन जो है वो 5010, मतलब ऐसा नंबर है। बाकी देखो क्रांति, पूर्णिमा, ये सब इसका है।
स्वर्णा, महामाया मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर, दमतेश्वरी मंदिर, पूर्णिमा, जमा फूल, सफरी, बादशाह भोग, दुबराज, विष्णु भोग, IR, ये IR आएगा ना, IR 1102, IR 34, 36, नगरी दुबराज, जीरा फूल, ये सब धान की किस्में है। ये सब किसकी किस्में है? धान की किस्म है, याद रखना। ये सब किसकी किस्म है भाई? धान की किस्म है। ठीक है, तो ये माता लोगों का जो नाम है, माता लोगों का जो नाम है वो धान के किस्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बिलासपुर आ जाओ। बिलासपुर जैसे ही आओगे तो अरपा, बिलासा, रतन, सरबती और कनिष्क ये गेहूं की किस्म होगी। इंदिरा और नंदीराज ये आम की किस्म है। दुर्गा और मैक्स 58 ये सोयाबीन की किस्म है। HRYLPES ये रागी की किस्म है। IGK, KMY, GPUK ये कोदो की किस्म है। याद रखना कौन सी धान की किस्म है इसमें से? तो स्वर्णा, क्योंकि ये तीनों गेहूं की किस्म है। रतन, बिलासा और अरपा भी बताया, ये तीनों गेहूं की किस्म है, तो स्वर्णा आ जाएगा क्या? धान की किस्म। कौन सा इसमें से एक धान की किस्म है? तो देखो रतन, बिलासा और अरपा ये गेहूं की किस्म है, तो आंसर आ जाएगा स्वर्णा। स्वर्णा जो है ये धान का एक प्रकार है। बिलासा 5005 क्या है? तो बिलासा, रतन, अरपा, कनिष्क और सरबती अगर एग्जाम में आ जाए तो आंसर आपको लेना है, ये गेहूं की किस्म है, छत्तीसगढ़ में उपजाई जाने वाली गेहूं की किस्म है। ठीक है, किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। चलो आगे बढ़े। कौन सी जैविक फसलें हैं इसमें से? छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी जैविक फसलें हैं? बादशाह भोग, जवा फूल, दुबराज, उड़द ये सब छत्तीसगढ़ का जैविक फसल है, राज्य का जैविक फसल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? धान मुख्य फसल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल धान है और दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल मक्का है। ठीक है, रबी फसल में गेहूं आता है, दलहन में चना आता है, तिलहन में मूंगफली आता है, याद रखना। इंदिरा नंदीराज अभी पढ़े, इंदिरा नंदीराज जो है वो आम की एक किस्म है, आम का एक प्रकार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2023-24 में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे धान के बाद सबसे ज्यादा अगर रोपित फसल किसी का है तो वो है, रोपित क्षेत्रफल जो है वो मक्का का है, याद रखेंगे। किसका है? मक्का। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है जी। अनाज का पूछ रहा है। ठीक है, और अनाज में धान के बाद जो है आता है गेहूं। क्षेत्रफल, धान के बाद क्या आता है? गेहूं। अगर यहां पर क्षेत्रफल के जगह पे उत्पादन बोलता ना, तब धान के बाद हम क्या लेते? मक्का लेते। ठीक है, क्षेत्रफल बोला इसलिए गेहूं। स्टार्टिंग में भी बताया था कि क्षेत्रफल बोलेगा तो गेहूं लेना है, उत्पादन बोलेगा तो क्या लेना है? मक्का लेना है। ये चीज याद रखना है। क्षेत्रफल बोले तो धान के बाद अनाज बोला है ना, अनाज, इसलिए गेहूं ले रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है धान के बाद? देखो भाई, जब एग्जाम में ये पूछे कि धान के बाद किस अनाज का सबसे रोपित क्षेत्रफल है, तो अनाज बोलेगा तो आपको गेहूं आंसर लेना है। उत्पादन के आधार पर पूछेगा तो मक्का लेना है। लेकिन ओवरऑल पूछेगा कि धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किसका है, ओवरऑल अगर पूछेगा, ठीक है, ओवरऑल, तब आपको क्या आंसर लेना है?
चना का लेना है, धान के बाद चना, ठीक है। अगर यहां पे देखो, अगर अनाज बोले ना तो क्षेत्रफल धान के बाद गेहूं होगा, गेहूं के बाद मक्का होगा, अगर अनाज बोलेगा तो। लेकिन ओवरऑल जब पूछेगा ना तो धान के बाद क्या आएगा, चना आएगा, ठीक है। धान के बाद क्या आएगा, अगर ओवरऑल पूछे, दोनों में याद रखना, अनाज में धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मक्का होता है, लेकिन ओवरऑल बोलेगा तो धान के बाद चना, चना के बाद लाख, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मक्का। इसको नोट कर लो, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसको नोट कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझने समझने का फर्क है। अगर अनाज के हिसाब से पूछा तो धान के बाद गेहूं, उसके बाद मक्का, लेकिन ओवरऑल पूछागा, अगर मतलब सभी फसलों को मिलाकर पूछेगा, तब धान के बाद चना, उसके बाद लाख, तिवड़ा, उसके बाद गेहूं, फिर मक्का, ऐसा होगा। सिर्फ अनाज पूछेगा ना तो ये अनाज में नहीं आएगा भाई, ये दलहन फसलों में आता है। यही तो मामला है कृषि वाला, यही तो आंकड़े हैं जो आपको समझने हैं, बताए, ठीक है। अब सोचो मुझे कितना मेहनत लगा होगा आपके लिए ये आंकड़ों को तैयार करने में, है ना। कम से कम अब मान के चलो 3 दिन लगा है मेरे को ये आंकड़ा तैयार करने में, तब जाके ये आंकड़ा तैयार हुआ है। धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल, जब अनाज बोलेगा तो क्या लोगे, धान के बाद दूसरा प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है, तो जब अनाज बोलेगा तो आंसर क्या लोगे, बताओ। उत्पादन के आधार पर पूछेगा तो धान के बाद मक्का और उसके बाद गेहूं आता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल पूछ रहा है तो ये सीधी सी बात है, ये उत्पादन के आधार पर पूछ रहा है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछता तो धान के बाद गेहूं, लेकिन उत्पादन के आधार पर पूछेगा तो धान के बाद मक्का। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके ये चीजें। उत्पादन के आधार पर धान के बाद मक्का, उसके बाद गेहूं, लेकिन यही क्षेत्रफल के आधार पर देखो क्या लिखा था, रोपित क्षेत्रफल के आधार पर धान के बाद गेहूं आएगा, उसके बाद मक्का आता है। तो समझ लेना भाई, वहां पे क्लियर लिखा होगा ये चीज, क्या लिखा होगा क्लियर, अनाज। और अनाज नहीं लिखा है मतलब ओवरऑल पूछ रहा है, ठीक है। आसान है वैसे, इस पीडीएफ से आप समझ जाओगे। कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2014-15 में, 14-15 की उससे पहले ही 12-13 में कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ ने शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है, तो 2014-15 से शून्य ब्याज पर कृषि ऋण दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ किसानों को। लाभांडी कृषि फार्म की स्थापना कब की गई थी, तो 1903 में किया गया था लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना, जो 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना 1903 में किया गया था। अब बताएंगे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, तो अगला क्वेश्चन है चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, तो आप जानते हो आंसर, ये लाभांडी जिला रायपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है, तो राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है राजनांदगांव में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है, तो आप जानते हो सोयाबीन जिसका प्रयोग किस में होता है, तो सोयाबीन का प्रयोग होता है आपका मंचूरियन में, और ये चाइनीज आइटम जो है कहां से आया है, चीन से आया है, तो सोयाबीन चीन की फसल है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है, तो तिलहन फसल में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन हुआ है वो इस बार मूंगफली का हुआ है, तो मूंगफली के बाद सोयाबीन है, तो आंसर आएगा आपका मूंगफली। याद रखना, तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन मूंगफली का हुआ है, दलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन चना का हुआ है, दलहन में चना, तिलहन में मूंगफली, इसलिए ये प्रमुख फसल होगा जो ज्यादा उत्पादन होगा। सर्वाधिक पैदावार दाल की कौन सी है, तो आप जानते हो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ चना दाल का उत्पादन होता है, उसके बाद तिवड़ा दाल, ठीक है, चना के बाद तिवड़ा, ठीक है, चना सबसे ज्यादा, उसके बाद तिवड़ा। लाखड़ी क्या है, तो लाखड़ी जिसको तिवड़ा कहते हैं वो एक प्रकार का
दाल है। लाखड़े जिसको तिवड़ा कहते हैं वो एक प्रकार का दाल है। इसमें से खरीफ फसल कौन सी है? तो आप जानते हो चावल एक खरीफ फसल है। चावल क्या है भाई? एक खरीफ फसल है। मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का भी क्या है भाई? तो मक्का भी एक प्रकार का खरीफ फसल है, याद रखेंगे। चावल भी खरीफ फसल है और मक्का भी क्या है भाई? तो मक्का भी एक प्रकार का खरीफ फसल है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम, तो अभी जो है वो जायद फसल का ही मौसम चल रहा है। गर्मी वाला जो टाइम रहता है, तो गर्मी वाला टाइम मतलब मार्च से जून वाला जो टाइम है ये जायद फसलों का टाइम होता है। इसलिए याद रखना 15 फरवरी से 15 जून जायद फसल है ना। याद रखना खरीफ फसल 15 जून के बाद चालू होगा, ठीक है। मतलब जायद जैसी कंप्लीट होगा, खरीफ 15 जून से 15 अक्टूबर, रबी 15 अक्टूबर से 15 फरवरी, और फरवरी से 15 जून तक जो है ये क्या है? जायद फसलों का टाइम होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं लोग? तो अर्थव्यवस्था के कृषि, छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। अधिकतर लोग जो है किसमें जुड़े हुए हैं? कृषि जनसंख्या, कृषि कार्य में जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ की अधिकतम जनसंख्या जो कैसी है भाई? ग्रामीण आबादी है। और हमारे यहाँ लगभग 40 लाख परिवार, 40.10 लाख परिवार जो है कृषक परिवार है हमारे यहाँ। छत्तीसगढ़ के लिए खाली स्थान सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र है, तो याद करो कृषि में ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो कृषि ही सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र होगा। कौन सा एक कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार करने से कृषि भूमि खत्म होती है, नगरीकरण करने से कृषि भूमि खत्म, औद्योगिकीकरण करने से कृषि भूमि खत्म। अगर सिंचाई की सुविधा बढ़ा रहे हो तो कृषि भूमि खत्म नहीं होगा। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से कृषि भूमि का ह्रास नहीं होगा। तो यही एक कारण है जो नहीं होगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलो, छत्तीसगढ़ का कथन और कारण पढ़ो। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। यहाँ महानदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित है। बिल्कुल, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है। महानदी और उसकी सहायक नदियां सिंचाई नहीं होगा तो धान उगेगा कैसे? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक होती है। गलत। आप जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा धान नहीं होता। सबसे ज्यादा धान पश्चिम बंगाल में होता है। तो कथन सही है और कारण गलत है, ऑप्शन सी आएगा आंसर। छत्तीसगढ़ के कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक है, ये गलत पॉइंट है। छत्तीसगढ़ के कृषि सामान्यतः मानसून पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में खरीफ और रबी फसलें दोनों उगाई जाती है। तो बी पॉइंट इसका गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की कृषि स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि फसल धान है। छत्तीसगढ़ में गेहूं और चने की फसल उगाई जाती है। तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादक वाला प्रदेश है। गलत। देश का धान सबसे ज्यादा धान यहाँ नहीं होता, पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा नहीं है। मानसून पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा नहीं है। 39% हो गया है सिंचाई सुविधा, ठीक है। तो कथन सही है और कारण गलत है, ऑप्शन सी आएगा। कथन सही, कारण गलत। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कृषि विकास के संबंध में सत्य है। राज्य सत्य कथन, कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कि राज्य शासन द्वारा, कि राज्य के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। गलत। राज्य द्वारा समस्त कृषि उत्पादों को समर्थित मूल्य पर खरीदा जाता है, ये भी गलत। मतलब ए और बी में छांटना होगा कि आंसर क्या होगा। चलो छांट लो जल्दी से। ए और बी क्या लग रहा है आंसर? सी तो होगा ही नहीं। जल्दी बोलो, जल्दी आंसर क्या बोल रहे हो? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका योगदान नहीं है? किसका योगदान नहीं है? सिंचित क्षेत्र का विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि से होगा। सीधी सी बात है, उत्पादन बढ़ेगा, उर्वरकों से बढ़ेगा, सिंचित क्षेत्र का विस्तार से बढ़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने से
उत्पादन बढ़ेगा क्या, इसका उससे लेना देना नहीं है। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाओगे उत्पादन बढ़ेगा, उर्वरक का उपयोग करोगे उत्पादन बढ़ेगा, यंत्रीकरण मतलब उपकरण बढ़ाओगे उत्पादन बढ़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उसके लिए नहीं होता है ना। धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर में होता है। गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होता है। गलत, गेहूं का उत्पादन मध्य छत्तीसगढ़ में भी होता है। तो इसलिए आंसर आएगा आ और ब सही है, मतलब ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किन फसलों का उपार्जन किया जाता है? तो धान का किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। उसके बाद मक्का का किया जाता है, किया जाता है, और रागी का भी किया जाता है। तो धान, मक्का और रागी, ये तीनों आपका क्या होगा, आंसर होगा। धान, मक्का और रागी ये सब समर्थन मूल्य पे किया जाता है। तो आंसर आएगा 1, 2, 3। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया था कितना, 2300 रुपए। और इस पे बोनस मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार कितने मिली है, 3100 रुपए में, 3100 रुपए में। केंद्र ने डिसाइड किया था कितना, 2300 रुपए सामान्य धान के लिए, 2320 ग्रेड ए धान के लिए। ये केंद्र सरकार ने डिसाइड किया, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है कि ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने कितना डिसाइड किया, 2320 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने कौन से मूल्य पर खरीदा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा है 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से। एक्स्ट्रा वो छत्तीसगढ़ सरकार देगी, ठीक है। ये हो गया सी। छत्तीसगढ़ में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 2225 रुपए प्रति क्विंटल है। छत्तीसगढ़ में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रखेंगे, ये कितना है भाई, 2225 रुपए। 20,090 पहले था, ठीक है, 20,090 पहले था, अभी 2225 रुपए हो गया है। कितना हो गया भाई, 2225। ऑप्शन सी याद रखेंगे। अभी कितना हो गया है, 2225। देखो 2017-18 में इतना था, अभी बढ़कर कितना हो गया, 2225 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना, उनको किसके लिए सम्मान दिया गया था? क्या आंसर बता रहे हो? सही है, अंदाजा सही था मेरा। कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। धान के उत्पादन में उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, धान के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है? तो धान के लिए 3 बार दिया जा चुका है। एक बार दलहन के लिए दिया गया और एक बार कुल खाद्यान्न फसलों के लिए दिया गया। सिर्फ धान के लिए पूछा है तो धान के लिए 3 बार, टोटल 5 बार। देखो धान के लिए 2010-11 में, 12-13 में, 13-14 में मिला लाइन से, 10-11, 11-12 तो में नहीं मिला, एक साल छोड़ के, 12-13, 13-14 में मिला, फिर 14-15 में दलहन, फिर एक साल छोड़ के 16-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए मिला है। तो ऐसे 5 बार छत्तीसगढ़ को क्या मिल चुका है? तो ऐसे 5 बार छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। फरवरी 2020 में राज्य को कृषि उत्पाद के प्रथम कृषि कर्मण पुरस्कार किस चीज के लिए दिया गया? तो अभी आपने पढ़ा कि 2016-17 वाला 2020 में मिला था, खाद्यान्न के लिए मिला था। ये देखो 16-17 का जो कृषि कर्मण पुरस्कार है वो 2020 में मिला था, लेट में मिला, लेकिन किसके लिए मिला था? खाद्यान्न के लिए। 14-15 में दलहन, इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक जो है वो कोंडागांव में होता है, याद रखना। मड़िया जो है सबसे ज्यादा कोंडागांव में उत्पादन होता है। कौन सा जिला कोसा उत्पादक नहीं है? तो आप जानते हो, जांजगीर चांपा, रायगढ़, चंद्रपुर, कोरबा, ये सब कोसा उत्पादक है। रायपुर नहीं है, ठीक है, याद रखना, रायपुर नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? मोहन जूट मिल, याद है कहाँ है भाई? रायगढ़ में है। तो जूट उत्पादक क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? रायगढ़ ही हो जाएगा। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बता दो भाई, कौन सा जिला ऐसा है जहां मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
सी गलत, रायगढ़ जिला, याद रखना रायगढ़ जिला। रायगढ़, इधर के स्टूडेंट जो है ना, वो लोग लेके आते हैं हर साल मूंगफली भाई, ठीक है। कई लोग तो बोरी में भिजवा देते हैं, एक बोरी होता है एड्रेस पे, डायरेक्ट कोरबा वाले एड्रेस पे आता है, कई लोग भिजवा देते हैं। बहुत उत्पादन होता है रायगढ़ जिले में। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में, और क्या तो है, और क्या भिजवा देते हैं, मूंगफली आता है और कुछ कुछ है। किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। बोया गया क्षेत्र अब बदल चुका है, कुल के आधार पर पूछेगा तो सीधी सी बात है, कुल के आधार पर बोया गया क्षेत्र अब राजनांदगांव की जगह क्या आंसर लेना होगा, बेमेतरा। बेमेतरा का बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा रहा इस बार, कितना रहा भाई, तो ये रहा आपका 3,88,720 हेक्टेयर, 3,88,720 हेक्टेयर के साथ बेमेतरा, याद रखना आंकड़ा बदल गया है। अभी तक राजनांदगांव टिक मारते थे, कुल बोया गया क्षेत्र जो है वो बेमेतरा में सबसे ज्यादा रहा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र महासमुंद में सबसे ज्यादा रहा। स्टार्टिंग में याद करो, बढ़ते से घटते क्रम में पढ़ाया था। देखो, कुल बोया गया क्षेत्र में बेमेतरा ज्यादा है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में महासमुंद सबसे ज्यादा है बोला था, और न्यूनतम वाले में पूछेगा तो नारायणपुर आंसर मारना है, मैंने बोला था। चाहे वो कुल बोया गया क्षेत्र पूछे, चाहे शुद्ध वाला पूछे, कुल पूछे चाहे शुद्ध पूछे, न्यूनतम पूछेगा तो नारायणपुर आंसर मारना है, ये मैंने आपको बताया था। कुल बोया गया क्षेत्र रहा छत्तीसगढ़ में टोटल कितना रहा, देखो भाई 55,23,698, 55,23,698 हेक्टेयर, और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल रहा 46,16,213 हेक्टेयर। करंट डेटा है, पढ़ लेना भाई, इसको याद कर लेना, लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा आपके सामने। ठीक है, किस जिले में द्विफसलीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है, याद रखेंगे बेमेतरा, ठीक है। बेमेतरा में द्विफसली क्षेत्रफल सबसे अधिक है, बेमेतरा में 1,63,267 हेक्टेयर, और सबसे कम पूछेगा, सबसे ज्यादा बेमेतरा में द्विफसली, और सबसे कम पूछेगा तो बीजापुर में, याद रखना 73 हेक्टेयर, सबसे कम पूछेगा बीजापुर में 73 हेक्टेयर, इसको याद रखना भाई, ठीक है, ये चीज याद रखना। ये लो अगला क्वेश्चन, किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो इस बार धान का सर्वाधिक उत्पादन बेमेतरा जिले से हुआ है, कुल बोया गया क्षेत्र भी यही रहा, बेमेतरा इस बार टॉप पे आ रहा है भाई, सब चीज में है ना, आंकड़े बदले हैं भाई, बहुत सारी चीजों में बेमेतरा आगे निकला है इस बार। किस जिले में 2023-24 में गेहूं का क्षेत्रफल अधिक था? तो गेहूं उत्पादन किया गया होगा कहाँ, बेमेतरा, है ना। बेमेतरा में, गेहूं में भी बेमेतरा ही आगे रहा, धान में भी बेमेतरा ही आगे रहा भाई, ठीक है, याद रखना, क्षेत्रफल में दोनों में। दलहन वर्ष सबसे अधिक उत्पादन हुआ, तो आप जानते हो सबसे ज्यादा दलहन में किसका उत्पादन होता है हमारे यहाँ, चना का होता है, चना के बाद तिवड़ा, ठीक है। चना होता है 209 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है चना का, ठीक है। दलहन में किस फसल का दूसरा स्थान है? तो पहला चना है, तो दूसरा किसका स्थान है, लाखड़ी या तिवड़ा। मैंने बताया ना, चना के बाद क्या आता है, लाखड़ी या तिवड़ा आता है, ठीक है। चना के बाद लाखड़ी और तिवड़ा, उसके बाद उड़द का उत्पादन होता है, ठीक है। चना के बाद लाखड़ी तिवड़ा, उसके बाद उड़द, उसके बाद तुअर, कुल्थी, तुअर के बाद कुल्थी, कुल्थी के बाद मूंग। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दाल का उत्पादन वर्ष सबसे अधिक मात्रा में किसका हुआ? तो जान रहे हो, दाल सबसे ज्यादा चना, चना के बाद लाखड़ी, लाखड़ी के बाद उड़द, उड़द के बाद तुअर, लाइन से लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो याद रखना, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में, याद रखना, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में। कौन सा प्रमुख सोया उत्पादक क्षेत्र है? तो जिसमें खैरागढ़ जिला लिखा हुआ है, खैरागढ़ और
कबीरधाम सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा और बेमेतरा, ये भी याद रखना, खैरागढ़, कवर्धा, बेमेतरा सोयाबीन उत्पादक। तिलहन फसलों का उत्पाद क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पर। चलो अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछे ना, देखो उत्पादन सबसे ज्यादा मूंगफली का होता है, उत्पादन के आधार पर पूछता ना तो टिक करना आसान होता है। क्षेत्रफल के आधार पर सरसों का क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर अलग अलग याद करना होता है, यही तो मामला गड़बड़ होता है। आंकड़ों में सब चीज ओके है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर अलग, उत्पादन के आधार पर जहां अलग होता है दर्द वहीं पे होता है। क्षेत्रफल के आधार पर सरसों पहले आएगा, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, रामतिल, और वहीं पर अगर आपको क्या पूछ दे उत्पादन के आधार पर, चलो लिख देता हूं, ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, उसके बाद रामतिल। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, उत्पादन के आधार पर लिख लो भाई। उत्पादन के आधार पर मूंगफली, मूंगफली के बाद सोयाबीन, सरसों, सोयाबीन के बाद सरसों, सरसों के बाद तिल, और तिल के बाद आएगा रामतिल, ये जसपुर वाला है ना रामतिल, ये याद रखना। उसके बाद आएगा अलसी, अलसी क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में लास्ट में ही। तो क्षेत्रफल के आधार पर सरसों पहले आएगा, सरसों का क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन उत्पादन मूंगफली का ज्यादा होता है हमारे यहाँ तिलहन फसलों में। दलहन में याद रखना, दलहन में चना का ही क्षेत्र ज्यादा है और चना का उत्पादन ज्यादा होता है। अनाज में धान का क्षेत्रफल ज्यादा है और धान का ही उत्पादन ज्यादा होता है। अब आपके बुक में अलग आंसर दिया है तो उसको सुधार लो यार, सीधी सी बात है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018-19 में कौन सा ऋण माफ किया था? तो अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किया था। वो अल्पकालीन कृषि ऋण 2014-15 से 0% पे दिया जाता है, वैसे भी उसको भी माफ कर दिया था। फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दिए जा रही है? तो राज्य के किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की जो सुविधा है वो कब से दी जा रही है भाई, बता दो। अगस्त 2018 से दी जा रही है, ठीक है, याद रखेंगे, अगस्त 2018 से दी जा रही है, ठीक है। किस तिथि से किसानों को पंप सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है? तो ये आपका दिया जा रहा है 2 अक्टूबर 2009 से किसानों पंप सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक ने धान की सर्वाधिक प्रजाति विकसित की? डॉक्टर HR रिछारिया, इन्होंने धान की सबसे ज्यादा प्रजाति विकसित की है, याद रखना, ठीक है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो सबसे कम कृषि योग्य भूमि नारायणपुर जिले में है, क्योंकि यहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो नारायणपुर जिले में, ऑप्शन डी। बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड कोसा, तो कोसा, रेशम, बीज गुणन, ये सब कहाँ है भाई? तो ये सब आपका बस्तर में है। कहाँ स्थित है? बस्तर में। सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? तो ये विकास खंड स्तर पर तैयार किया जाता है। अगर सूखे से निपटना है तो योजनाओं को विकास खंड स्तर पर तैयार किया जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? विभिन्न खाद्यान्नों के आधार मूल्य निर्धारण करना, कृषि उत्पाद, बीज तथा खाद के भंडारण का प्रबंध करना, यही इसका भंडार गृह का काम क्या होगा? यही काम तो होगा भंडार गृह का, और क्या ही काम होगा, समझ रहे हो?
भंडार गृह का यही काम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से निगमों की स्थापना की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा? नाफेड नहीं, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक है, और राज्य कृषि शाखा नहीं। तो आंसर आएगा ब और स, मतलब ऑप्शन बी। याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सीमांत जोत मतलब सबसे छोटे किसान, सीमा के अंत वाले किसान, मतलब 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिसके पास है उनको हम सीमांत जोत वाला क्षेत्रफल वो जमीन कहते हैं, उनको सीमांत कृषक कहा जाता है, 1 हेक्टेयर से कम वाले। लघु 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य, मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, वृहद 4 से 10 हेक्टेयर या 10 से अधिक, अर्ध मध्यम भी आता है इसमें। सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, और 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.47 एकड़, ठीक है, मतलब लगभग 2.5 एकड़ तक भूमि वाले जो किसान होते हैं इनको सीमांत किसान कहा जाता है। वर्ष 2023-24 के संचालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? आज का पहला प्रश्न यही था। 40.10 लाख कृषक परिवार। 2018 के अनुसार कृषि जोतों का औसत आकार 1.60 हेक्टेयर है छत्तीसगढ़ में। याद रखना, कृषि जोत का औसत आकार मतलब जितने भी कृषि भूमि है उनको कृषि परिवारों में, कृषक परिवारों में बांट दिया जाए तो एक परिवार के पास 1.6 हेक्टेयर जमीन आएगी। इसको बोलते हैं कृषि जोत का औसत आकार। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों पर आश्रित हैं? तो छत्तीसगढ़ के कुल 80%, याद करो स्टार्टिंग में इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है 80% के आसपास लोग इसमें आश्रित हैं भाई। कृषि संगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का क्या प्रतिशत है? तो लघु और सीमांत कृषक जो है वो 82% है ना। इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया भी हुआ है ना, स्टार्टिंग के पेज में ही लिखा हुआ है ये, ठीक है, स्टार्टिंग के पेज में ही लिखा हुआ है, आपके पेज नंबर 82 पेज नंबर को आराम से, ठीक है, 82%, ठीक है। कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं छत्तीसगढ़ में? केवीके कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं बताइए? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 28 केवीके हैं। कितने हैं भाई? 28 कृषि विज्ञान केंद्र। याद रखेंगे कुल कितने हैं भाई? 28 कृषि विज्ञान केंद्र। चलो, टमाटर की राजधानी लुड़ेक, चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी, कोसा रिसर्च सेंटर, काजू और कोसा रिसर्च सेंटर बस्तर। तो किसान शॉपिंग मॉल आपका कहां आ जाएगा? राजनांदगांव आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में उद्यानिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। उद्यानिकी मिशन को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 2005-6 में प्रारंभ किया गया था उद्यानिकी मिशन। छत्तीसगढ़ में जो उद्यानिकी मिशन है वो कब प्रारंभ किया गया था भाई? 2005-6 में प्रारंभ किया गया था। इसका मतलब कौन सा पंचवर्षीय चल रहा होगा? 10वां पंचवर्षीय। अगर 5-6 में प्रारंभ किया गया था तो 10वां पंचवर्षीय चल रहा है। इस राज्य के किस जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है? तो जसपुर में चाय को प्रमोट किया जाता है भाई, उगाओ। उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का अधिक क्षेत्र होता है? तो उद्यानिकी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि सब्जी का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फलों का होता है। सब्जी का ज्यादा होता है, उसके बाद फलों का होता है, उसके बाद सब्जी के बाद फल, उसके बाद मसाला, उसके बाद पुष्प, फिर औषधीय पौधे। उसके बाद सब्जी का सबसे ज्यादा है, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि, बताया दिया था। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां लगती है? तो ये लगता है आपका जगदलपुर में। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी पूछेगा तो आंसर लेंगे आप जगदलपुर, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो बागवानी में फसलों में सब्जी, पुष्प, फल, मसाला, औषधि शामिल किया गया। कपास को शामिल नहीं किया गया, तो आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस स्थान में टमाटर का उत्पादन अत्यधिक होता है? तो बताओ टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होगा भाई? ऑप्शन क्या लोगे आंसर? तो टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका कहां पर? लुड़ेग में। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र कहां है? तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र, सीधी सी बात है, कहां पर होगा? जसपुर में ही होगा भाई, और कहां होगा? ठीक है, तो राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र कहां है भाई? तो ये है आपका जसपुर जिले में। कहां है भाई? जसपुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो पशुधन विकास अभिकरण की जो स्थापना है ये की गई थी कब? तो ये की गई थी जून 2001 में। जून 2001 में। ठीक है, पशु संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं का सही क्रम, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो गाय आएंगे, उसके बाद भैंस। अच्छा नहीं, पशुओं का सही क्रम तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या है पता है? बकरे बकरियां हैं, उसके बाद भैंस है, ठीक है, उसके बाद गौवंशी है। देखो मोटा मोटी याद करवाता हूं, बकरे बकरियां 40 लाख है। कितने हैं? 40। 4 कम कर लो तो भैंस आ जाएंगे। 36, उससे 4 कम कर लो तो गोवंशी आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? बढ़ते क्रम पूछा है, बढ़ते क्रम पूछा है भाई, तो डी कैसे आंसर लोगे? तो गाय बैल ज्यादा है, गाय बैल के बाद सबसे कम गाय बैल होंगे ना, गाय बैल के बाद भैंस, उसके बाद बकरे बकरियां। देखो 32 लाख के करीब गाय बैल है, मतलब गोवंशी 32 लाख के करीब है, भैंसवंशी 36 लाख के करीब है, और बकरे बकरियां जो है वो 40 लाख के करीब है। ठीक है, तो इस तरह से मोटा मोटी याद कर लो। बकरी कम है तो बकरे बकरियां 40 लाख है। बढ़ते क्रम पूछा है, बकरे बकरियां ज्यादा है। ए लो भाई आंकड़ा खुद देख लो, पशु संगणना 2019 के हिसाब से। ये लो भाई आंकड़ा खुद देख लो आप। देखो बकरे बकरियां सबसे ज्यादा है ना 40 लाख, भैंस उससे कम है 36 लाख, गौवंशी 32 लाख है, सुकर तो बहुत ही कम है 5 लाख के करीब है, और ये पूरे पशुधन होंगे। और कुक्कुट और बतख धन ये देखो 1.87 करोड़ याद करवाया था, उसको 187 लाख बोलते हैं। लो आंकड़े आपके सामने है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। ठीक है, लो आंकड़े आपके सामने है। जो बोल रहे थे कि बकरे बकरियां कम है, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो कौन सा जोड़ा सुमेलित है? अंजोरा दुर्ग में, बिल्कुल सुमेलित है ये। अंजोरा जो है प्रजनन क्षेत्र जो है वो दुर्ग में है। ठीक है, पकरिया गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, सरकंडा बिलासपुर में, चंद्रखुरी रायपुर, अंजोरा दुर्ग। सकालो जो है ये पढ़ाया था ना, सुकर प्रजनन क्षेत्र सकालो अंबिकापुर, और परचनपाल जगदलपुर का। सुकर के लिए 2 याद करवाया था। संख्या के आधार पर घटते क्रम में, तो संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा बकरी होंगे, तो स सबसे पहले आएगा, यही हो गया देखो आंसर। स के बाद बकरी के बाद भैंस, भैंस से कम गोवंशी, और भेड़ तो बहुत ही कम होंगे हमारे यहाँ, तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा। ठीक है, देखो कितना आसान है इस प्रश्न को जमा लेना। नहीं है आसान? बताओ बताओ जमा सकते हो कि नहीं? बढ़ते क्रम में ही तो बताया हूं क्वेश्चन को, इसमें दांत निकालने वाला क्या बात है? हैं? सामने रहता है दांत तोड़ देता है, बताया मुक्का मार के। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते क्रम में ही तो बता रहा हूं ना, ये घटते क्रम में पूछा है, इसको घटते क्रम में बताया हूं। तो बकरी ज्यादा है, फिर भैंस है, फिर गोवंश है, फिर बैड़ वंश। बहुत मार खाओगे ऑनलाइन वाले, बता रहा हूं। नीली क्रांति का योजना का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति योजना का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। किससे है भाई? मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार 2024-25 के लिए मत्स्य पालन उत्पादन हेतु उपलब्ध सतह जलीय क्षेत्र कितना है? तो इकोनॉमिक सर्वे में याद करो पढ़ाया था 2.032 लाख हेक्टेयर, जिसका 1.976 लाख हेक्टेयर तक का यूज किया जा चुका है। ठीक है, 2.032 लाख हेक्टेयर ये जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 97.24% है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में कृषि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया। ठीक है, यहां से आप हमारा प्ले स्टोर का स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब में तो आप वैसे भी हो ही। ठीक है, ठीक। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, इसमें से एडीओ हो, सीजीटेट हो, सब इंस्पेक्टर हो, शिक्षक भर्ती हो, 199 रुपए में आपको कोर्स मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक ऑब्जेक्टिव सीरीज का भी कोर्स चला रहे हैं, ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को और अच्छे से समझ सको। वो भी आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल है। कोरबा ब्रांच का एड्रेस ये है भाई, बिलासपुर ब्रांच का ये है। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स कोई भी ज्वाइन करना है आपको, तो आप जो है हमारे मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये दिख रहा है ये नंबर, इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सअप करके। ठीक है, आज का क्लास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का मेहनत करके आज का जो क्लास था, इसी तरह का मेहनत करके मैं और भी क्लास आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है भाई, कम से कम इस क्लास को आपको 2 बार फास्ट ट्रैक मोड में देखना होगा, तब जाके याद होगा। ठीक है, कम से कम 2 बार और देखना होगा 2x स्पीड में, तब जाके आपको डेटा याद होंगे। ठीक है, सब्सक्राइबर और जल्दी बढ़े, नहीं हो तो आप लोगों का सहयोग है भाई, इस कारण जो है सब्सक्राइबर क्या है बढ़ रहे हैं तेजी से, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करते हो तभी जो है सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करो, शेयर करा करो, ताकि जो है सब्सक्राइबर भी बढ़े, और आपका जो है हमारा जो है एकेडमी का नाम और ऊपर हो भाई, है ना, और एकेडमी का नाम बढ़े। 10 बार देखोगे। नाइस क्लास था और खतरनाक क्लास भी था, मतलब दोनों तरह का क्लास आज मिल गया आपको। तो इस तरह के ये करंट डेटा मैनेज करने में, इसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है ना। ठीक है, इसलिए ये वाला जो पीडीएफ है, खास करके ये वाला जो आज का जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव कोर्स में ही मिलेगा। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव कोर्स चल रहा है ना, ठीक है, जो भी हमारा एडीओ का ऑब्जेक्टिव कोर्स हो, एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कोर्स हैं, लेकिन सभी ऑब्जेक्टिव कोर्स में आप जान रहे हो छत्तीसगढ़ जीके का टॉपिक है। छत्तीसगढ़ जीके का जिस भी कोर्स में, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एडीओ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, या तो परिचारक की तैयारी कर रहे हो तो आप परिचारक का ऑब्जेक्टिव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या तो आप ज्वाइन कर सकते हो पुलिस का तैयारी कर रहे हो तो पुलिस का ऑब्जेक्टिव, या एसआई का ऑब्जेक्टिव। तो इन सब सिलेबस में सीजीजीके का टॉपिक है। इसको बनाने में मेहनत लगता है, इसीलिए ये आपको इसी कोर्स में ही मिलेगा, इसी ऑनलाइन कोर्स में ही मिलेगा। ठीक है, इसी ऑनलाइन कोर्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बता देना हूँ, ये पीडीएफ। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स में मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे आपको फ्री में मिल जाएगा, वो आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के लिए एप्लीकेशन ऑन कीजिए, लेफ्ट साइड में फ्री मटेरियल का ऑप्शन है, या होम पेज पे ही फ्री मटेरियल का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके इकोनॉमिक सर्वे आपको फ्री में मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। लेकिन ये पीडीएफ के लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव सीरीज का कोर्स ज्वाइन किए हैं उन्हीं को ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो या तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 199 रुपए देकर ये कोर्स कोई सा भी ज्वाइन कर लो, और आप क्या कर सकते हो, इसी पीडीएफ के लिए नहीं, जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं वो सब पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर छत्तीसगढ़ जीके संबंधित या एडीओ, देखो एडीओ ज्वाइन किया हो तो एडीओ के जीके संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं वो पूरा पीडीएफ एडीओ के ऑब्जेक्टिव में मिलेगा।
छत्तीसगढ़ का जीके सब में कॉमन है। अगर आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ जीके का ही ऑब्जेक्टिव पीडीएफ चाहिए तो आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। मछली पालन के लिए जल उपलब्ध 2.0, ये तो देख लो भाई, मैं वहां से थोड़ी ना बता रहा हूं। आप जो मछली पालन बता रहे हो ये आप खुद चेक कर लो, यहीं पे मछली पालन भी है, ठीक है। ये देखो मछली पालन के लिए जो क्षेत्र है आप इकोनॉमिक सर्वे में खुद देख सकते हो यहाँ पे, है ना। मैं अपने हिसाब से आंकड़े थोड़ी ना बताऊंगा, मैं इकोनॉमिक सर्वे, इसीलिए तो मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप खुद देख लो भाई कि मछली पालन के लिए जो क्षेत्र है वो 2.032 लाख हेक्टेयर है और इसका कितना क्षमता जल क्षेत्र के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है तो 1.976 और वो कुल क्षेत्र का 97.24% है। इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि एडीओ के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आता है कि नहीं, लेकिन इन तीनों आंकड़ों में से एक आएगा ऐसा मेरा मानना है, उम्मीद है। ठीक है, देखो जो भी बुक आप रखे हो उस बुक में हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंकड़ों को संशोधित करके पढ़ाता हूं डायरेक्ट, है ना। क्योंकि मैं भी इसको जैसा रेडी कर रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे को भी गलती मिला तो मैं उसको सुधारा, ठीक है। और अभी पढ़ाते समय भी 2 जगह मेरे को गलती मिला तो उसको मैं अभी सुधार के पीडीएफ डालूंगा। इसीलिए मैं पीडीएफ पहले अपलोड नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर आप पीडीएफ पहले अपलोड कर दीजिए, नहीं, पढ़ाते समय भी अगर कुछ गलती मिल जा रहा है तो उसको भी मैं करेक्ट करके भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। इस कारण पीडीएफ में तुरंत अपलोड नहीं करता हूँ, है ना। पहले आपका पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मेरे को लगता है कि हाँ पूरा सारा चीजें ओके है, तब जाकर पीडीएफ अपलोड करता हूँ ताकि आंकड़े गलत ना हो, क्योंकि पूरा खेल डेटा का है, ठीक है। और अगर आप कोई बुक रखे हो उसमें आपको 3.2 के जगह 2.3 लिख दिया तो आपका तो आंकड़ा गलत हो गया ना, ये दिक्कत होता है। इसलिए मैं पीडीएफ बाद में अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम आज के क्लास को एंड करते हैं। सबको जय हिंद, मिलेंगे हम कल की क्लास में। वीडियो को शेयर करोगे तो कल फिर से क्लास